Agriculture was the past, agriculture is the present, agriculture is the future. This is the power of agriculture. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं शिवदयाल धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीए डिजिटल क्लासेस पर। तो विद्यार्थियों, आज का जो अपना सेशन रहने वाला है ये आगामी 12th बोर्ड का जो एग्जाम है एग्रीकल्चर का 6 तारीख को आपके जो पेपर हैं उस पेपर को अपन ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस जो हमने चैप्टर वाइज सिलेक्ट किए हैं वो आपके सामने में रखने जा रहा हूं। तो विद्यार्थियों, ये जो क्लास के क्वेश्चंस हैं आप एक बार इनका बार बार रिवीजन करके जाएं। हो सकता है इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस या अपन कहे एक तरीके से आपके पेपर का लगभग 60 से 70% जो पार्ट है वो यहीं से मिल जाए आपको। तो एक बार सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी 12th बोर्ड के स्टूडेंट है जिनका 6 तारीख को एग्रीकल्चर का पेपर है उनके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो विद्यार्थियों, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊं उससे पहले आपके सामने एक महत्वपूर्ण सूचना लगी हुई है कि जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है 7, 8, 9 और 10 अप्रैल से अपने यहाँ जेट ICAR CUT के क्रैश कोर्स के जो नए बैच है स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप अभी से अपनी सीट बुक करवा सकते हो। इसके लिए यहाँ पर संस्थान के नंबर जो बताए गए इस पे आप कॉल करके एग्जाम से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सारी जानकारी आप ले सकते हैं। ये इधर आपको पढ़ाने वाले सारे के सारे जो यहाँ की फैकल्टी है ये सारी चीजें हैं। चलो तो विद्यार्थियों, अब अपन क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा 12th RBSc एग्रीकल्चर जो है आपका मॉडल पेपर है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, एक बार मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देता हूं। सारा अपने से नहीं हो पाएगा लेकिन मैं जो लिखा हुआ है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं ताकि आप इनको अपनी बुक में, नोटबुक में, जहां कहीं पे भी इनके आंसर्स है बोर्ड की बुक में वहां से या आपको नोट्स बनवाए होंगे आपके स्कूल वालों ने तो वहां से आप इनको पढ़िएगा। देखो, पहले चैप्टर का पहला ही क्वेश्चंस जो है आपके सामने लिखा हुआ है कुछ यहाँ पर एक तरीके से मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये पहले चैप्टर में आपको मिल जाएगा मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता, यानी कि सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर है ये आपको बताना है। तो विद्यार्थियों याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उर्वरता क्या होती है, उत्पादकता क्या होती है। उर्वरता क्या होती है, मृदा की पोषक तत्व देने की जो कैपेसिटी होती है, मृदा के अंदर जो NPK होता है इनको प्रोवाइड करने की या मृदा के द्वारा पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता किनको, पौधों को, उसको हम क्या कहते हैं, मृदा उर्वरता कहते हैं। और उत्पादकता की बात करें तो मृदा की कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना उत्पादन यहां दे सकती है। उत्पादकता को हमेशा याद रखिएगा, हम किसमें इसको हेक्टेयर में देखते हैं, रुपए में देखते हैं, याद रखना है। जैसे अपन कहते हैं ना प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन हुआ है, तो वो उत्पादकता है। मृदा उर्वरता जो होती है ये आप लैब में इसको टेस्ट कर सकते हैं, जबकि उत्पादकता जो होती है इसका सीधा सीधा टेस्ट खेत में करना पड़ता है। भाई उत्पादकता कितनी होती है इसका पता लैब में कैसे करेंगे, इसका तो हम खेत में कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन है आपके, देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, जल अपर्दन और वायु अपर्दन को परिभाषित करना है। सीधी सी बात है, परिभाषा तो आपको पता है, जब मिट्टी का कटाव जल के द्वारा होता है तो इसको जल अपर्दन, और जब मिट्टी का कटाव वायु के द्वारा होता है तो इसको वायु अपर्दन। अब यहाँ पर जल अपर्दन की कुछ अवस्थाएं हैं, याद रखना है। जल अपर्दन की कुछ अवस्थाएं याद रखना है। जैसे मैं बात करूं बौछार अवस्था, कौन सी है, बौछार अवस्था के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा परत अवस्था, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद बौछार, परत, इसके बाद रिल याद रखना है, रिल अवस्था,
रिल, उसके बाद गली, ये सारी की सारी क्या है आपको पता है अवनालिका, ये सारी की सारी आपके जल अपर्दन की अवस्थाएं हैं जो याद रखना है। सबसे पहले बूंदे गिरती है, उसके बाद आपको पता है परत हटती है ना, मृदा की जो उपजाऊ परत होती है वो हट जाती है, उसके बाद रिल, गली, अवनालिका, ये सारी की सारी अवस्थाएं याद रखना है। यदि वायु अपर्दन की बात करूं तो वायु अपर्दन की अवस्थाओं में याद रखना है कौन कौन सी आती है, तो यहां पर उच्छलन याद रखना है, उच्छलन याद रखना है। इसके अलावा आपको पता है निलंबन, है ना, सबसे पहले हम यहां पर निलंबन देखेंगे, है ना, निलंबन याद रखना है। उसके बाद आपको पता है उच्छलन हो जाएगा, उच्छलन के बाद सतह सर्पण हो जाएगा, सतह सर्पण, ये कुछ अवस्थाएं हैं, ध्यान रखना है। निलंबन में क्या होगा, हवा के जो मृदा के कण है वो हवा में इधर उधर डोलेंगे, उसके बाद उच्छलन में आपको पता है ये उछलने लग जाएंगे, यानी कि एक तरीके से गतिशीलता इनके अंदर आ जाएगी, और सतह सर्पण पे ये रेंग कर चलेंगे। इनका आकार वगैरह सब देखें, निलंबन का कितना होता है, ऐसे कण जो हवा में उड़ते हैं लेस देन 0.1 mm, और उच्छलन का कितना होता है याद रखना है, इन सब का याद रखना है। ये यहां पर इनका आकार पूछा जाता है, याद रख लेना है, यहां पर आकार इनका पूछ लिया जाता है, ठीक है। बीज को परिभाषित कीजिए और बीज के विभिन्न प्रकारों को, बीज जो है याद रख लेना है, बीज जो है याद रखना, जैसे बीज क्या होता है, एक परिपक्व बीजांड होता है, क्या होता है, परिपक्व बीजांड होता है, बीजांड जो एक नई पादप संतति को, क्या है, बीजांड होता है जो एक नई पादप संतति को, जो क्या करता है, जो एक नई पादप संतति को जन्म देता है, एक नई पादप संतति जो होती है, पादप संतति को क्या करता है, पादप को संतति को जन्म देता है, याद रखना है। बीज के प्रकार पूछे जाते हैं, बीज के जो प्रकार है याद रखना है। सबसे पहले आपको पता है एक तरीके से केंद्रक बीज होता है, उसके बाद आपको पता है प्रजनक बीज होता है, प्रजनक बीज के बाद आपके आधार बीज होता है, आधार बीज के बाद याद रखना है हमारे कौन सा, पंजीकृत बीज होता है, पंजीकृत बीज याद रखना है, पंजीकृत बीज होता है, और इसके बाद होता है हमारे प्रमाणित बीज। ये बीज के प्रकार होते हैं, याद रखना है। इनमें ध्यान रखना है, इसमें जो टैग होता है याद रखना है बप कलर का होता है, इनका आप पासबानी ऐसे याद रख सकते हैं, पासबानी, तो इनका जो टैग है इस ट्रिक से निकल जाएगा। पास मतलब पीला हो जाएगा, किस पर, प्रजनक पर सुनहरा पीला, कौन सा, सुनहरा पीला हो जाएगा। आधार पर स मतलब सफेद कलर का टैग हो जाएगा, है ना। पंजीकृत पर बा मतलब बैंगनी कलर का हो जाएगा, और इसके बाद प्रमाणित बीज पर नीला हो जाएगा। ये आपको टैग याद रखने हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा यहां से। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके यहां से तैयार हो रहा है, 1 नंबर का, छोटे क्वेश्चन इन्हीं के साथ है, ठीक है। प्रजनक बीज जो होता है इसको हम मात्रक बीज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मात्रक बीज कहते हैं, याद रखना। इसका प्रयोग ध्यान रखना है प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज जो है किसानों को दिया जाता है, किसको, किसानों को खेती के लिए, किसके लिए, खेती के लिए दिया जाने वाला बीज है। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है थोड़ी सी, ठीक है। तो बीज वाला क्वेश्चन हो गया। सुषुप्त अवस्था ध्यान रखना है, सुषुप्त अवस्था जो है इसको सुषुप्त अवस्था आपको पता है यहां पर क्या है, बीज को जब है अनुकूल परिस्थितियों में जब हम बीज को मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी में डालने के बाद भी वो अंकुरित नहीं होता है, तो उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, तो उसको हम सुषुप्त अवस्था ध्यान रखना है। प्राथमिक सुषुप्त अवस्था रहती है आपके, प्राथमिक सुषुप्त अवस्था याद रखना है, ये किसके कारण याद रखना है, सुषुप्त अवस्था। इसके अलावा आपको पता है पढ़ के जाना है द्वितीयक सुषुप्त अवस्था, द्वितीयक सुषुप्त अवस्था, ये भी आपको पढ़ के जाना है, द्वितीयक सुषुप्त अवस्था। और तीसरा है बलकृत सुषुप्त अवस्था, है ना, बलकृत सुषुप्त अवस्था। तो एक बार सुषुप्त अवस्था के बारे में भी आप देख के जाना। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैविक खेती को परिभाषित कीजिए। जैविक खेती के उद्देश्य आपको पता है ऐसी खेती जो रसायनों मुक्त पर्यावरण को ध्यान में रखकर
पर्यावरण या हम कहें एक तरीके से पारिस्थितिक तंत्र का ध्यान में रखकर, पारिस्थितिक तंत्र को ध्यान में रखकर हम जो रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं उसको जैविक खेती कहते हैं। और जैविक खेती के उद्देश्य आपको पढ़ के जाना है। गोबर की खाद में एनपीके की मात्रा बताकर ट्रेंच विधि, यहां पर एनपीके याद रखना है, एनपीके की मात्रा 0.5, 0.25, 0.5 ये इनके अंदर एनपीके और ट्रेंच विधि मैंने आपको पूरी पढ़ा रखी है, ये पढ़ के जाना है। कंपोस्ट को परिभाषित कीजिए। आपको पता है कंपोस्ट दो तरीके से बनती है, एक तो आपको पता है शहरी कंपोस्ट होती है, शहरी शहर का जो कूड़ा कचरा होता है इसको सड़ा गलाकर हम जो खाद बना रहे हैं। एक होता है फार्म कंपोस्ट। फार्म कंपोस्ट क्या होता है, जो आपके फसलों के अवशेष होते हैं, किसके, फसलों के अवशेष जो होते हैं जैसे जड़, तना, पत्ती वगैरह, इनको सड़ाकर हम जो क्या है खाद बना रहे हैं वो कंपोस्ट होती है। वर्मी कंपोस्ट ध्यान रखना है, वर्मी कंपोस्ट जो है ये ध्यान रखना है केचुए से बनाई जाती है। केचुआ जो होता है इससे जो खाद बनती है उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और राजस्थान में केचुए की जो ध्यान रखना है, केचुए की जो प्रजाति है राजस्थान में याद रखना है, केचुआ जो है केचुए की प्रजाति है आइसिनिया फोइटिडा, याद रखना है आइसिनिया फोइटिडा, याद रखना, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके अंदर एनपीके की मात्रा पढ़ के जाए, एनपीके कितना होता है याद रखना है। इसके लाभ क्या होते हैं ये भी आपको पढ़ के जाना है। अगला, हरी खाद की परिभाषा देकर आपको इसके उदाहरण लिखने हैं। हरी खाद क्या होती है, आपको पता है कुछ हरी खाद की जो फसलें होती है मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है। इन फसलों की खेत में बुआई करते हैं, बुआई करने के बाद 50% यानी कि पुष्पन अवस्था पर, कितना, पुष्पन अवस्था पर, आपको पता है पुष्पन अवस्था पर इनको खेत में क्या कर दिया जाता है, खेत में दबा दिया जाता है। दबाने पर आपको पता है सूक्ष्म जीवाणु द्वारा इनका अपघटन होता है कि नहीं है। इनके उदाहरण याद रखिएगा, जैसे अपन बात करें सनई है कि नहीं है, ढेंचा है, ठीक है, इसके अलावा मूंग है, उड़द है, इस तरह के ध्यान रखना है, उड़द ये सारी की सारी क्या है इसकी। राइजोबियम एजोला, देखिएगा राइजोबियम की बात करें, राइजोबियम 3 है, यहां पर 3 शब्द हैं, 3 शब्द, राइजोबियम, एजोला और माइकोराइजा, है ना, इनको समझाना है। राइजोबियम क्या होता है याद रखिएगा, राइजोबियम की अपन बात करें, राइजोबियम जो है ये राइजोबियम जो है दलहनी फसलों में, किसमें, राइजोबियम दलहनी फसलों में, याद रखना है दलहनी फसलों में। एजोला जो है ये चावल में, याद रखना है चावल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये क्या होता है, कवक प्लस उच्च पादपों की, उच्च पादप जो होते हैं उच्च पादपों की, ध्यान रखना है पादपों की जड़ों का सहजीवी संबंध होता है, याद रखना है। ट्राइकोडर्मा क्या होती है, ट्राइकोडर्मा याद रखिएगा, है ना, यदि आपसे ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोग्रामा पूछा जाए, ट्राइकोडर्मा क्या होती है, मित्र फफूंद होती है जिसको बीज उपचार के लिए, और ट्राइकोग्रामा क्या होता है, ये अंड परजीवी होता है, लेपिडोप्टेरा गण के कीड़ों पर क्या होता है, परजीवी के रूप में रहता है। फसल संबंध के आधार पर खरपतवार, ये विशेष तौर से पढ़ के जाए, इसमें ध्यान रखना है सापेक्ष खरपतवार आएगा, सापेक्ष खरपतवार ध्यान रखना है, सापेक्ष खरपतवार। एक इसके अंदर निरपेक्ष खरपतवार जो हमेशा हानि पहुंचाएंगे, ध्यान रखना है, और सापेक्ष में, और एक आता है आकारी की खरपतवार, याद रखना है आकारी की खरपतवार, आकारी की, सिमिलर मोर्फोलॉजिकल, है ना, खरपतवार याद रखिएगा, ये पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा रोग्यू है कि नहीं है, रोग्यू जो खरपतवार, ये विषैले खरपतवार, ये सारे के सारे आपको इनकी परिभाषा पढ़ के जाने हैं। विषैले खरपतवार, सापेक्ष, निरपेक्ष, आकारी की, रोग्यू, विषैले, ये सारे के सारे आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये विशेष तौर से ये क्वेश्चन पढ़ के जाना। इनमें से कोई सा 1 नंबर में पूछा जा सकता है, निरपेक्ष खरपतवार वाला 1 नंबर में, निरपेक्ष सापेक्ष खरपतवार वाला 1 नंबर में, ये आकारी की जो आपको पता है फसल के बीजों के समान आकारी की होती है, जो फसल के अंदर दूसरी फसल के पौधे हैं उनको हटाना रोगिंग कहलाता है, याद रखना है। और विषैले खरपतवार जिनको अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा खरपतवारों के लाभ और हानियों को बताना है, इसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियां हैं, वो सारी चीजें पढ़ के जाना है। चलो अगला है शाकनाशी रसायनों को परिभाषित करके, ऐसे रसायन जो फसलों में होने वाले खरपतवारों को नष्ट करते हैं उनको शाकनाशी रसायन।
इनको 3 तरीके से पढ़ते हैं, याद रखना है। कौन कौन सा है? एक तो सबसे पहले हम बात करें यहां पर समय के आधार की। समय के आधार में ध्यान रखना है, एक तो क्या है आपको पता है, बुआई से पहले। कौन सा है? बुआई से पहले। बुआई से पहले जो है वो याद रखना है कौन सा है, जैसे फ्लूक्लोरेलिन। कौन सा है? क्लोरेलिन याद रखना है, फ्लूक्लोरेलिन। उसके बाद बुआई के बाद, है ना, बुआई के बाद, लेकिन यहां पर बाद, लेकिन अंकुरण से पहले, अंकुरण से पहले याद रखना है। ये तो ये वाला पढ़ के जाना है, जिसमें अपन बात करें पेंडिमिथाइलिन वगैरह, ये सारे आते हैं, पेंडिमिथाइलिन वगैरह याद रखना है। इसके अलावा खड़ी फसल जो है आपको पता है अंकुरण के बाद, ध्यान रखना है, अंकुरण के बाद, ये वाला भी हमें पढ़ना है, सिमाजीन, एट्राजीन वगैरह वगैरह सारी चीजें याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहां पर गाजर घास और लेंटाना कैमरा में कौन कीट खरपतवार नियंत्रण, कौन से? लेंटाना कैमरा है कि नहीं है, याद रखना है। लेंटाना कैमरा और गाजर घास, ये दोनों जो वीड हैं, इनके नियंत्रण के लिए आपको याद रखना है कौन से यहां पर कीट काम में लिए गए हैं, है ना, तो याद रखिएगा। तो जैसे यहां पर गाजर घास की बात करें तो इसका तो जाइगोग्रामा बाइकलराटा, ठीक है, याद रखना, इस तरीके से याद रखना है। लेंटाना कैमरा का ये सारी चीजें आपको क्या है पढ़ के जाना है कि लेंटाना कैमरा जो है भारत में, इसको एक तरीके से क्या है याद रखना है, सजावट के लिए लाया गया था, है कि नहीं है, तो याद रखना है। इसमें राजस्थान में कितने कृषि जलवायु खंड है? तो 10 जलवायु खंड है, याद रख लेना है, ठीक है। फसल चक्र याद रखना है, और मिश्रित फसल चक्र, फसल चक्र क्या होता है याद रखना है, मिश्रित फसल जो होता है याद रखना है, इसको भी क्या अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। फसल चक्र की याद करें तो याद आपको पता है सस्यावर्तन, फसल चक्र को क्या है, क्रॉप रोटेशन या सस्यावर्तन के नाम से अपन कह सकते हैं, ध्यान रखना है। फसल चक्र क्या है, फसलों को बदल बदल कर। मिश्रित फसल क्या है, एक खेत के अंदर 2 फसलें ली जाएगी, ध्यान रखना है, दोनों की एक तरीके से क्या मिश्रित सोविंग की जाएगी, यहां पर याद रखना है। भूपरिष्करण आपको पता है, भूपरिष्करण पौधों के अच्छी ग्रोथ वृद्धि के लिए मिट्टी जो होती है इसको उलट पुलट करना, एक तरीके से भूपरिष्करण। इसमें प्राथमिक भूपरिष्करण और द्वितीयक भूपरिष्करण को पढ़ के जाए। चलो अगला है चावल। अब देखो ये आपके एक क्वेश्चन नंबर, सॉरी, अगला जो चैप्टर है ये आपके फसलों उत्पादन वाला है। कौन सा है? फसलों उत्पादन, ध्यान रखना है, फसलों उत्पादन वाला है। अब ये फसलों उत्पादन जो वाला है, इसमें आप सभी से निवेदन है, सभी अनाज वाली फसलों को, सभी अनाज वाली फसलों को, अनाज वाली फसलों को, है ना, फसलों को क्या करना है, पढ़कर जाना है। अनाज वाली कम से कम पढ़कर जाना है, अनाज वाली, सभी अनाज वाली फसलों को अच्छे से पढ़ के जाना है, याद रखना है, सभी अनाज वाली फसलों को। कुछ मैंने यहां पर रखी है, देखिएगा। चावल जो है याद रखना, इसकी 5 उन्नतशील किस्में जैसे जया, रत्ना वगैरह, IRA, TN1, PRH10 वगैरह वगैरह है नहीं, बाला, कंचन, ये सारी याद रख लेना है। इसकी बीज दर जरूर पढ़े, संकर की तो 15 से 20 वगैरह, 40 से 50 सामान्य। डेपोक विधि याद रखिए, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इंडियन है ना, आपको पता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला, याद रखिएगा, यहां से ये विधि आई है। कीट और रोग इसके पढ़ के जाए, ब्लास्ट वगैरह ये सारी डिजीज, खेरा वगैरह ये सब पढ़ के जाए आप लोग, है कि नहीं है। धान में खेरा रोग पूछा जा सकता है, 1 नंबर में खेरा रोग जो है, खेरा रोग जो है याद रखना है किसकी कमी से, जिंक की कमी से। मूंग की खेती याद रखना है, इनका नाम याद रखना है, इसका बुआई का समय, बीज दर, बीजोपचार, उन्नतशील किस्में, ये एक बार पढ़ के जरूर जाए आप लोग, ठीक है। अगला है मक्का की खेती का वर्णन, है ना, अथवा में लिया है। मक्का की खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत, बुआई का समय और विधि याद रखना है, 5 उन्नतशील किस्में मक्का की पढ़ के जाना है। मक्का में ध्यान रखना है संकर किस्मों की बीज दर, संकुल किस्मों की बीज दर ये पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। संकर किस्मों की कितनी होती है, 20 से 25, ध्यान रखना है, ठीक है। और संकुल किस्में ध्यान रखना है 18 से 20 संकुल किस्में, इनकी बीज दर आपको याद रखनी है, ठीक है। विशेष तौर से कपास की खेती का वर्णन, है ना, कपास का वर्गीकरण ये आपको पता है, देसी कपास और विदेशी कपास। देसी कपास में गोसिपियम, आपके हर्बेसियम और आर्बोरियम, है कि नहीं है, गोसिपियम, हर्बेसियम, आर्बोरियम।
विदेशी में आपको पता है गोसिपियम हिरसुटम और बारबेडेंसिस, याद रखिएगा ये गोसिपियम हर्बेसियम हो जाएगा, हर्बेसियम ध्यान रखना है। ये क्या हो जाएगा गोसिपियम आर्बोरियम, आर्बोरियम याद रखना है। और विदेशी में कौन सा हो जाएगा गोसिपियम हिरसुटम, हिरसुटम। और एक कौन सा हो जाएगा गोसिपियम बारबेडेंसिस, डेंसिस याद रखना है। तो कपास का भी एक अच्छे से पढ़ के जाए, इनकी बीज दर वगैरह ये सारी चीजें याद रखना है। बीटी कपास के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाए, बीटी कपास, ठीक है। चलो अगला है विटामिन ए और विटामिन बी। देखो विटामिन ए जो होता है इसको रेटिनोल, रेटिनोल ध्यान रखिएगा, इसको कैरोटीन के नाम से अपन जानते हैं। और ये आपको पता है किसमें होता है, एक तरीके से गाजर में, आम में, पपीता में, इन सब में होता है। विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन, इसका नाम पढ़ के जाए राइबोफ्लेविन याद रखना है। और विटामिन सी जो होता है एस्कोर्बिक एसिड, ध्यान रखना है एस्कोर्बिक याद रखना है, एस्कोर्बिक एसिड होता है याद रखना है। ये किसमें, जो आपके आंवला, बारबाडोस चेरी वगैरह सबसे ज्यादा किसमें होता है, बारबाडोस चेरी याद रखना है, डोस चेरी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा नेशनल NINHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है ना, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोग्राम, MIDH मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, ये लेसन नंबर 7 में मिल जाएंगे आपको। लेसन नंबर 7 के लास्ट पेज पे ये सारी फुल फॉर्म पढ़ के जाए। लैंगिक और अलैंगिक प्रवर्धन के लाभ और हानियां बतानी है। तो लैंगिक प्रवर्धन जो होता है याद रखना ये बीजों के माध्यम से होता है, याद रखना है। और ये अलैंगिक प्रवर्धन जो होता है बीजों के अलावा अन्य भाग से, बीजों के अलावा जैसे जड़, तना, पत्ती से होता है, याद रखना है। लैंगिक प्रवर्धन के द्वारा नवीनतम किस्में बनाई जा सकती है। लैंगिक प्रवर्धन के द्वारा जो पौधे उत्पन्न होते हैं उनमें वातावरण के प्रति प्रतिरोधकता होती है, विभिन्नताएं होती है। जबकि अलैंगिक जनन में न तो कोई विभिन्नताएं होती है न प्रतिरोधकता होती है। अलैंगिक जनन के अंदर नए पौधे मात्रक पौधे के समान होते हैं, ध्यान रखना है। अलैंगिक जनन के अंदर नए पौधे जो होते हैं, नए पौधे मात्रक पौधे के समान, किसके, मात्रक पौधे के समान होते हैं, ये हमें याद रखना है। उपरोपण किसको कहते हैं, मूलवृंत और सांकुर शाखा, ध्यान रखना है। मूलवृंत व सांकुर शाखा का मिलान, सांकुर शाखा का मिलान जो होता है उपरोपण कहलाता है। इसके अलावा वीनियर ग्राफ्टिंग आम में, किसमें, आम में, याद रखिएगा वीनियर ग्राफ्टिंग आम में। ब्रिज ग्राफ्टिंग जो होती है आपको पता है ये क्या होती है, ब्रिज ग्राफ्टिंग जो होती है ये आपको पता है एक तरीके से चोटग्रस्त पौधों को सुधारने की विधि है ना। उसके अलावा डबल ग्राफ्टिंग आपको पता है मूलवृंत जो और सांकुर शाखा इनके बीच में असंगतता को, ध्यान रखिएगा, मूलवृंत और सांकुर शाखा के बीच में असंगतता जो होती है, इस असंगतता को दूर करने के लिए, असंगतता दूर करने के लिए एक मध्यवर्ती मूलवृंत काम में लिया जाता है, इसको हम डबल ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्या करना है, पढ़ के जाना है विशेष तौर से। अगला शिखर रोपण, या आपको पता है पुराने फल वृक्षों को सुधारने की विधि शिखर रोपण। पुराने फल वृक्षों को ध्यान रखना है, पुराने फल वृक्षों को सुधारने की जो विधि होती है इसको हम क्या कहते हैं, शिखर रोपण कहते हैं। ये भी आपको परिभाषा पढ़ के, सुधारने की विधि परिभाषा एक तरीके से पढ़ के जानी है। वर्गाकार विधि, पंचभुजाकार, षटभुजाकार, इन चारों को आप है ना, पंचभुजाकार है, ये क्या है, पंचभुजाकार है। इन तीनों विधियों को आप अच्छे से पढ़ के जाए, याद रखना है। वर्गाकार विधि याद रखना है, मैदानी क्षेत्रों में पौधे लगाने की सबसे सिंपल विधि है। इस विधि के अंदर पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी समान होती है। पंचभुजाकार विधि वर्गाकार विधि का ही रूपांतरण है। पंचभुजाकार विधि में फर्क इतना सा होता है कि वर्ग के जो चारों कोने होते हैं उन वर्ग के चारों कोनों के बीच इसमें पूरक पौधा, एक नंबर में पूरक पौधे के उदाहरण पूछे जा सकते हैं। पूरक पौधे के उदाहरण याद रखना है, ध्यान रखना है, पपीता, याद रखना है केला, फालसा। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पौधा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना है, ठीक है। और आपको पता है पंचभुजाकार विधि के अंदर वर्गाकार विधि की तुलना में लगभग दो गुने ज्यादा पौधे है ना,
2 गुने अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं, ये याद रखना है। वर्गाकार विधि ये। उसके बाद षटभुजाकार विधि। षटभुजाकार विधि में 1 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में 15% पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं। तो आपको पता है 15% अधिक पौधे, है ना, 15% पौधे अधिक वर्गाकार की तुलना में, ध्यान रखना है, वर्गाकार की तुलना में 15% ज्यादा पौधे लगते हैं। ये आपको पता है शहरों के समीप जहां पर महंगी भूमियां होती है, कोस्टली जमीन होती है, वहां पर 1 नंबर के क्वेश्चन भी बता दिए। अगला, वायुरोधी वृक्षों की दिशा बतानी है। उत्तर पश्चिम दिशा में, कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में वायुरोधी वृक्ष लगाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? तो याद रखना, नीम, कनेर, आपके नीम है, कनेर है, बबूल है, इस तरीके जो है याद रखना है। आपके क्या, शीशम है, ये सारे के सारे वायुरोधी वृक्षों की श्रेणी में आते हैं। ये थोड़ा सा पढ़ के जाए। इसके अलावा आपको पता है पाला। पाला क्या होता है? यह आपको पता है शरद ऋतु में। कब? शरद। कब? दिसंबर जनवरी के महीने में गिरता है। दिसंबर जनवरी में रात का तापमान जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो पेड़ पौधों की पत्तियों पर उपस्थित जल वाष्प की बूंदें बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है, याद रखना है। पाला जो है, इससे बचाव के उपाय जरूर पढ़ के जाए। 0.1% H2SO4 का छिड़काव। इसके अलावा आपको पता है धुआं करना, ध्यान रखना है, धुआं करना। इसके अलावा हल्की सिंचाई वगैरह, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जाना है। एफलन को परिभाषित करके, एफलन क्या होता है याद रखना है, जब वृक्षों में, उद्यान में क्या होता है, उद्यान में आपको पता है किसी कारणवश फलन नहीं होना तो आपको पता है एफलन कहलाता है। एफलन के 2 कारक हैं, याद रखना है। इसके अंदर बाह्य कारक, ध्यान रखना है, बाह्य कारक पढ़ के जाने हैं, और एक कौन से हैं? आंतरिक कारक, ध्यान रखना है, आंतरिक कारक याद रखिएगा। आंतरिक, बाह्य कारक में कौन कौन से? कीट, रोग, ट्रेनिंग, पुर्निंग, कटाई, छटाई, ये सब आते हैं। जबकि आंतरिक कारकों में आपको पता है इसके अंदर क्या क्या होता है? अपूर्ण पुष्प, जो आपको पता है, जैसे मोनोसियस, डायोसियस, ये पढ़ के जाना है। मोनोसियस को अच्छे से पढ़ के जाना है। मोनोसियस याद रखना, डायोसियस ये भी याद रखना है, पढ़ के जाना इनको। डायोसियस ये आपको चैप्टर नंबर जो ऑर्चार्ड मैनेजमेंट वाला है उसमें मिलेंगे 90 चैप्टर में। विषम वृत्तिका पढ़ के जाना, विषम वृत्तिका। इसके अलावा आपको पढ़ के जाना है प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी, याद रखना है, प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री में एंड्री का मतलब नर, पहले कौन? नर परिपक्व होगा। और उसके अलावा प्रोटोगाइनी, और प्रोटोगाइनी में पहले कौन परिपक्व होगा? मादा। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, एक तरीके से इनके आपको विशेष तौर से याद रखना है आपके आंतरिक कारक। ये सारे पढ़ के जाना है तो आपके क्या है, एक तरीके से बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा आपको पता है एक तरीके से उद्यान लगाने की योजना क्या है। उद्यान लगाने की योजना को जरूर पढ़ जाना एक बार। क्या क्या है, पॉइंट पॉइंट जरूर पढ़ना ताकि आपको याद आ जाए। पादप वृद्धि नियंत्रकों के उद्यानिकी में, अब जैसे पादप वृद्धि नियंत्रक जो है, जैसे मैं बात करूं IBA, ये IB है जो है जड़ों में फुटान के लिए, क्या एक्सक्यूज में, जड़ों में फुटान के लिए हो जाता है, याद रखना है, ठीक है। NAA ये याद रखना है, फलों को गिरने से बचाता है ना, फलों को गिरने से बचाता है, याद रखना है, गिरने से बचाना, ये पढ़ जाना। इनके एक एक बता रहा हूं। 2,4-D जो है, 2,4-D याद रखना है, सांद्रता के आधार पर 20 ppm से कम, तो याद रखना है ये पादप हार्मोन की तरह है, पादप हार्मोन की तरह है। और 20 ppm से अधिक है तो आपको पता है 2,4-D किसकी तरह? खरपतवार नाशी की तरह काम करता है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़ लेना है ना। जिब्रेलिन जो है पौधों की लंबाई बढ़ाता है। जैसे एक आपको फलों को पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए पूछा जा सकता है, तो फलों को पकाने के लिए इथाइलिन, कौन सा है? इथाइलिन 1 नंबर में पूछा जा सकता है। 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि इथाइलिन जो है याद रखना है किसके लिए? फलों को पकाने के लिए काम में आता है, याद रखना है। साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन जो है याद रखना है कोशिका विभाजन, किसमें? कोशिका विभाजन में पूछा जा सकता है, कोशिका विभाजन। तो थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ के जाना है इनके बारे में, ठीक है। चलो मेरे पास समय की कमी है इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं बता पा रहा हूं। इसके अलावा आम की खेती, 5 उन्नतशील आम की किस्में जैसे बॉम्बे ग्रीन, केसर, लंगड़ा, दशहरी, चौसा,
सिंधु, है कि नहीं है, ये पढ़ के जाना है। पौधे लगाने की विधि, और पौधे लगाने की विधि में कितनी दूरी पर लगाते हैं, पौधे से पौधे के बीच की क्या दूरी होती है, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा और बात करें तो आपको पता है गड्ढे की साइज वगैरह ये इसके अंदर याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा कीट और रोग, इसके अंदर कौन कौन से कीट रोग लगते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह, फल मक्खी वगैरह, मेली बग वगैरह, ये पढ़ के जाना। प्रवर्धन, वीनियर ग्राफ्टिंग, है ना, स्टोन इपिगोटाइल ग्राफ्टिंग आपसे ध्यान रखना है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो यदि आपसे वीनियर ग्राफ्टिंग पूछेगा तो वीनियर ग्राफ्टिंग ध्यान रखना है ये व्यवसायिक प्रवर्धन की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? व्यावसायिक। और यदि आपसे पूछे कि महाराष्ट्र का कोकण इलाका, महाराष्ट्र का कोकण इलाका जो है इसमें कौन सी है, तो ध्यान रखना है स्टोन इपिकोटाइल। कौन सी है? स्टोन इपिकोटाइल, याद रखना है स्टोन इपिकोटाइल। इस क्लास को बार बार देखना 1-2 बार, ठीक है। चलो इसके अलावा हम बात करें अमरूद की वैज्ञानिक खेती, यहां पर याद रखे 5 उन्नतशील, इसमें जैसे इलाहाबाद सफेदा, L49, श्वेता, ललिता, है कि नहीं है, ये सारी। पौधे लगाने की विधि, कितना क्या डिस्टेंस, कीट रोग वगैरह, ये प्रवर्धन ध्यान रखना है स्टूलिंग या माउंड लेयरिंग। किसमें? स्टूलिंग या माउंड लेयरिंग, याद रखना है माउंड लेयरिंग, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। कुछ फल वृक्ष है जिनका मैं बता देता हूं, जैसे यहाँ पर आम का ध्यान रखना है। आम का विशेष तौर से एक तो वीनियर ग्राफ्टिंग, कौन सी है? वीनियर, याद रखना है। और स्टोन इपिकोटाइल, स्टोन इपिकोटाइल। यहाँ पर नींबू वर्गीय फलों की बात करें, नींबू वर्गीय फल, नींबू वर्गीय फलों में ध्यान रखना है नींबू का जो है वो विशेष तौर से बीज के द्वारा होता है, जबकि यहाँ पर संतरा जो होता है, संतरा का होता है टी बडिंग। किसके द्वारा? टी बडिंग होता है, याद रखना है। इसके अलावा अनार की बात करें तो अनार में याद रखना है कठोर तना कलम, कठोर तना कलम ये पूछा जा सकता है, तना कलम। और गुट्टी लेरी, गुट्टी विधि, है कि नहीं है। अमरूद की बात करें तो अमरूद में याद रखना है, इसमें ध्यान रखना है स्टूलिंग, क्या है? स्टूलिंग या माउंड लेयरिंग, याद रख लेना है। इसके अलावा खजूर की बात करें तो खजूर में पूछा जाएगा तो ऑफ सूट, क्या है? ऑफ सूट, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपसे और क्या पूछा जा सकता है? केला जो होता है इसके अंदर ध्यान रखना है स्वाड सकर्स, क्या है? स्वाड सकर्स, याद रखना है, ठीक है। केले के अंदर यानी कि सकर्स होता है ओनली फॉर, याद रखें तो सकर्स यहाँ पर। अंगूर जो है, अंगूर के अंदर ध्यान रखना है कठोर तना कलम, ध्यान रखना है कठोर तना कलम, याद रखना है, ठीक है, कलम, ठीक है। और इसके अलावा आंवला जो होता है, आंवले के अंदर यहाँ पर पेच बडिंग, कौन सा? पेच बडिंग होता है, याद रखना है। और बेल पत्र जो होता है इसके अंदर भी पेच बडिंग होता है, याद रखना है। सभी फलों के वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे, सभी फलों के वैज्ञानिक नाम, है कि नहीं है। जैसे आम का मैंजीफेरा इंडिका, आंवला का एम्बिलिका ऑफिसिनिलिस, केले का म्यूसा पैराडीसिया का, है कि नहीं है। खजूर का ध्यान रखना फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा, अनार का प्यूनिका ग्रेनेटम। और इसके अलावा अमरूद का सीडियम गुआजावा, है कि नहीं है। बेलपत्र का एगल मार्मिलोस, नींबू का सिट्रस ओरेंटिफोलिया, संतरे का सिट्रस रेटिकुलाटा है, वगैरह वगैरह। ये सारे एक बार पढ़ के जाना, सभी के वैज्ञानिक नाम जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। इसके अलावा अनार की खेती का वर्णन आपको वैसे के वैसे 5 उन्नतशील किस्में अनार की, रूबी है कि नहीं है, जैसे गणेश है कि नहीं है, भगवा, सिंदूरी वगैरह, ये सारी चीजें। पौधे लगाने की कीट और रोग वगैरह, पपीता, पपीते का ध्यान रखना है। पपीते का प्रवर्धन किससे होता है, याद रखना है। पपीते का पूछा जाए तो पपीते का प्रवर्धन होता है बीजों द्वारा, किसके द्वारा? बीजों द्वारा होता है। और लगभग इसकी बीज दर 250 ग्राम होती है। केरिका पपाया इसका नाम होता है। तो पपीते के बारे में याद रखना है। एक यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि पेपेन जो होता है, पेपेन किससे मिलता है? पपीता से, याद रखना है। और पेपेन क्या होता है, ये सारी चीजें आप पेपेन के बारे में एक बार पढ़ के चले जाना। चलो ठीक है। इसके बाद फल और सब्जियों में डिब्बाबंदी, याद रखना, फल और सब्जियों में डिब्बाबंदी के विभिन्न चरणों को। अब यहाँ पर सबसे पहले इसके चरण, फल और सब्जियों का चुनाव करना है, उनको धोना है, उनको छिलका उतारना है, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना है, फिर ब्लांचिंग करना है, ब्लांचिंग के बाद उनको भरना है, सीलिंग वगैरह, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ के जाना है, ठीक है। आपसे डिब्बाबंदी का जनक पूछा जा सकता है, तो डिब्बाबंदी का जनक विलियम अंडरवुड, है ना, डिब्बाबंदी का जनक पढ़ के जाना है। इसके अलावा फल उत्पाद आदेश, याद रखना, मैंने नहीं लिखा है लेकिन बता रहा हूं, फल उत्पाद आदेश 1955 में, याद रखना है, FPO 1955 में परिरक्षित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को नियंत्रित करना और परिरक्षित खाद्य पदार्थों को तैयार करना,
FPO, आप मान के चलिएगा FPO लिखा रहा हूं मैं, है ना, ये भी क्वेश्चन है, FPO याद रखना है। प्रथम फल परिरक्षण उद्योगशाला, प्रथम फल परिरक्षण, ध्यान रखना है, परिरक्षण उद्योगशाला, ये कहाँ है उद्योगशाला, ये मुंबई में। उद्योगशाला कहाँ है तो याद रखिएगा 1 नंबर में 1920, याद रखिएगा मुंबई, याद रखिएगा। और FPO को जरूर पढ़ के जाए, फल उत्पाद आदेश, क्या नाम है FPO का, फल उत्पाद, ध्यान रखना है, फल उत्पाद, ध्यान रखना है आदेश, फल उत्पाद आदेश, याद रखना है, बार बार बता रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा फल परिरक्षण की स्थायी विधियां, स्थायी विधियों में जैसे नमक होता है, चीनी होता है, नमक कितना 15 से 20%। स्थायी परिरक्षण विधियों में ध्यान रखना है, नमक जो होता है, नमक याद रखना है 15 से 20%। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है नमक। शर्करा जो होती है, शर्करा ध्यान रखना है 65% से ज्यादा होती है, याद रखना है। इसके अलावा रासायनिक परिरक्षक, रासायनिक परिरक्षक यदि पूछे जाए, यदि आपसे रासायनिक परिरक्षक पूछे जाए तो रासायनिक परिरक्षक जो है ये कौन कौन से होंगे, तो रासायनिक परिरक्षक ध्यान रखना है, एक तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो आपको पता है रंगहीन फलों के लिए, और एक कौन से हैं, सोडियम बेंजोएट, याद रखना है सोडियम बेंजोएट। जो सोडियम बेंजोएट है ये याद रखना है, सोडियम बेंजोएट टमाटर के जो उत्पाद होते हैं उनके परिरक्षण के लिए काम में लिया जाता है। ये सारी चीजें याद रखनी है अपने को, ठीक है। चलो तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए मैंने। रासायनिक परिरक्षक पढ़ के जाना, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट। जेली निर्माण की प्रक्रिया, जेली का ध्यान रखना है, जेली याद रखना है, जेली का TSS, जेली का TSS 65 होता है, फल भाग इसके अंदर 45% होता है, याद रखना है जेली के बारे में। जेली का जो टेस्ट होता है ये पूछा जाएगा, जेली का जो टेस्ट होता है वो किसके द्वारा, एल्कोहल मीटर के द्वारा, किसके द्वारा, एल्कोहल मीटर के द्वारा और जेल मीटर के द्वारा। और जेली निर्माण के लिए ध्यान रखना है, जेली निर्माण के लिए फल कौन सा होता है, अमरूद, याद रखना है। 1 नंबर का प्रश्न आ गया, अरे विद्यार्थियों 1 नंबर का प्रश्न आ गया, ध्यान रखना है। और जेली के लिए क्या आवश्यक होता है, पेक्टिन, क्या होता है, पेक्टिन, याद रखना है, पेक्टिन याद होता है अपने को। ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। जेली निर्माण, जेली को पूरा अच्छे से पढ़ के जाए आप लोग, ठीक है। इसके अलावा मुरब्बा, आपको पता है फलों और सब्जियों, फलों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको चीनी की चाशनी में, याद रखना है मुरब्बा, इसका TSS ध्यान रखना है 68 से 70। पानक याद रखना है, इसका पेय पदार्थ होता है, फलों का जूस होता है एक तरीके से, 40 TSS होता है। पंचगव्य, पंचगव्य याद रखना है, दूध, घी, गोबर, मूत्र, ये जो गाय के प्रोडक्ट होते हैं उनको पंचगव्य के नाम से याद रखना है, एक बार पढ़ के जाना आप लोग, ठीक है। अगला है पशु प्रजनन प्रबंधन। यहाँ पर प्रजनन से संबंधित आपको पता है जो गर्भित गाय होती है उसके लिए क्या खुराक है, गर्भित गाय जो होती है उसको कहाँ पर क्या रखना है, गर्भ एक बार उसके बाद गर्भ होने के बाद, प्रेगनेंसी होने के बाद उसको कहाँ पर क्या किस तरीके से रखना है, वो सारी चीजें याद रखना है, ठीक है। ये भी हमें पढ़ के जाना है अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है। गिर गाय की उत्पत्ति, गिर गाय की उत्पत्ति आपको पता होना चाहिए कहां पर, गिर काठियावाड़, याद रखना है। गिर जो फॉरेस्ट एरिया है गुजरात का, विशेषताएं, उपयोगिता, ये सारी चीजें पढ़ के जाना है। मुर्रा जो है याद रखना है, मुर्रा जो है ये आपको पता है ब्लैक ब्यूटी के नाम से। कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। यदि पूछे सर्वाधिक वसा, सर्वाधिक वसा ध्यान रखना है, सर्वाधिक वसा जो होती है वो आपको पता है भद्दावरी में होती है, याद रहे ना, भद्दावरी में कितनी होती है, 12 से 14%। यदि भैंस की सबसे भारी नस्ल पूछे, भारी नस्ल पूछे तो याद रखना है भैंस की सबसे जाफराबादी, कौन सी है, जाफराबादी, याद रखना है। इसके अलावा आपको पता है कृषि कार्यों के लिए पूछे, 1 नंबर वाले बता रहा हूं, कृषि कार्यों के लिए बेस्ट, कृषि कार्यों के लिए बेस्ट तो याद रखना है कौन सी है, नागौरी, याद रखना है, नागौरी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यदि आपसे बात करें, इसके अलावा सर्वाधिक दूध जो होता है, सर्वाधिक दूध देने वाली, सर्वाधिक दूध देसी विदेशी में बात करें तो HF होल्स्टीन फ्रीजियन, याद रखना है। सबसे अच्छी द्विप्रयोजनीय, सबसे अच्छी जो है द्विप्रयोजनीय गाय की नस्ल जो है, याद रखना है द्विप्रयोजनीय गाय की नस्ल जो है वो कौन सी है, हरियाणा। एक तो ये याद रखना, ये तो गायों के बारे में। यदि अपन भैंस की है ना, भैंस की जो है ना ब्लैक ब्यूटी, ध्यान रखना है ब्लैक ब्यूटी, और इसमें क्या होते हैं जलेबी आकार के सींग, जलेबी, तो याद रखना है कौन सी है, मुर्रा,
याद रखना है मुर्रा, याद रखना है मुर्रा, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है बकरी जो है, बकरी की याद रखना है सर्वाधिक तोतापुरी नाक वाली जमुनापुरी, याद रखना है जमुनापुरी। इसके अलावा आपको पता है मेरिनो पढ़ के जाना है, मेरिनो ऊन के लिए कहाँ उत्पत्ति स्थान है, चोकला, राजस्थान की मेरिनो, चोकला को क्या कहते हैं, राजस्थान की मेरिनो। ये थोड़े से पढ़ के जाना इनको, है कि नहीं है, याद रखिएगा। ये भेड़ की नस्लें हैं, है ना, भेड़ की। और इसके अलावा एक चीज पढ़ लेना, ऊंट की सबसे सुंदर, ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल जो है, सबसे सुंदर नस्ल जो है वो याद रखना है बीकानेरी। कौन सी है, बीकानेरी, याद रखना है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। बीएसएफ के जवानों, आपसे पूछे कि लंबी दूरी या बीएसएफ के जवानों के लिए कौन सी है, तो जैसलमेरी। कौन सी है, जैसलमेरी। 1 नंबर वाले बता रहा हूं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस 1-1 नंबर वाले हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। मुर्रा का, बकरी की जमुनापुरी, जमुनापुरी ये पढ़ के जाए, उपयोगिता विशेषता। भेड़ की मेरिनो नस्ल की उत्पत्ति विशेषताएं ये पढ़ के जाए विशेष तौर से आप लोग, ठीक है। अगला, इसके बाद हम बात करें तो इसके अलावा ये छोटे मोटे 1 नंबर के क्वेश्चंस जो है मैंने बता दिए हैं आपको। इसके अलावा हम बात करें बकरी की टोगनबर्ग, ध्यान रखना है टोगनबर्ग जो नस्ल है इसको पढ़ के जाए। होल्स्टीन फ्रीजियन जो सर्वाधिक दूध वाली, पशुओं में जीवाणु जनित, याद रखिएगा जीवाणु जनित रोग जो है विषाणु FRM, याद रखिएगा। इसमें फुट एंड माउथ डिजीज, इंटरफेक्स है कि नहीं है, ये सारे के सारे, फाउल पॉक्स, मरेक्स वगैरह, ये सारे के सारे याद रखना है, विषाणु जनित, याद रखिएगा। आपसे कोई सा भी, आपको यदि दूध से उपापचय संबंधित रोग पूछा जाए, उपापचय, यदि उपापचय पूछा जाए तो इसके अंदर ध्यान रखना है दूध ज्वर, और दूध ज्वर किससे होगा, कैल्शियम की कमी से, ध्यान रखना है। और जीवाणु जनित जितनी भी बीमारियां हैं पढ़ के जाए, ठीक है। चलो, इसके अलावा रिंडरपेस्ट ध्यान रखना है, आरपी जो होता है इसका रोग के कारण उपचार, ये सारी चीजें। एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज इंपोर्टेंट है, वायरस जनित होता है, ये याद रखना है। पहले पशु के खुरों में फिर मुंह में एफएमडी के बारे में जो जो डिजीज बताई गई है इनके बारे में विशेष तौर से पढ़े। चलो, अगला जो है एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक, एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक ये भी आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा हम बात करें रोग के लक्षण, इसके उपचार, ये ध्यान रखना है। मिल्क फीवर, मिल्क फीवर जो होता है कैल्शियम की कमी से होता है, याद रखना है, आपको पढ़ के जाना है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB, याद रखिएगा इसका पूरा नाम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट, ध्यान रखना है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ध्यान रखना है डेवलपमेंट बोर्ड, ये याद रखना है। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय ध्यान रखना है आनंद गुजरात, कहाँ है, आनंद गुजरात। इसके क्षेत्रीय कार्यालय याद रखना है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर, ये याद रखना है, ठीक है। इसके द्वारा आपको पता है पशुओं में नस्ल सुधार के लिए, जिससे इंडो जर्मन, इंडो डेनिस, इंडो वगैरह, ये सारे जो इंडो डेनिस, इंडो जर्मन, ये सारी योजनाएं पढ़ के जाना है। भ्रूण स्थानांतरण तकनीक, इसके ध्यान रखना, इसको पढ़ के जाना है। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट जो टेक्निक होती है इसको। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई, ये स्थापना, और राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम जो है इसको थोड़ा सा पढ़ के जाना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने आपको आइडिया दिया है, ऐसे क्वेश्चंस आप एक बार जरूर पढ़ के जाएं, है कि नहीं है। इन क्वेश्चनों से आधारित जो क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में नजर आएंगे, है ना। जैसे यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, मैं आपको बता देता हूं, श्वेत क्रांति, यदि आपसे पूछे जाए दूध उत्पादन से संबंधित क्रांति, दूध उत्पादन जो है, दूध उत्पादन जो है इससे संबंधित कौन सी क्रांति है, तो याद रखना है श्वेत क्रांति। और फल उत्पादन से संबंधित पूछी जाए, फल उत्पादन से संबंधित क्रांति जो है वो कौन सी है, तो सुनहरी क्रांति। कौन सी है, सुनहरी क्रांति, ठीक है। 1 नंबर में ध्यान रखना है सस्य विज्ञान की परिभाषा, सस्य विज्ञान की परिभाषा पूछी जा सकती है। विज्ञान की परिभाषा ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये भी थोड़ा सा पढ़ जाना। एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, सस्य विज्ञान और कृषि विज्ञान किस भाषा के शब्द है, ये भी पढ़ के जाना है थोड़ा सा। क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया, ठीक है। तो सस्य विज्ञान और कृषि विज्ञान जो है, कृषि विज्ञान ये याद रखना है किस भाषा के शब्द है ना।
किस भाषा के शब्द, ये भी आपको याद रखना है। ग्रीक भाषा और कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर, लैटिन, याद रखिएगा, थोड़ा सा इनको भी पढ़ के जाना है आप लोगों को। तो ये कुछ चीजें हैं, याद रखना है। एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है भारत का ऑर्गेनिक, ध्यान रखना है, भारत का प्रथम जैविक राज्य, याद रखना है, भारत का प्रथम जैविक राज्य, प्रथम एक नंबर में पूछा जा सकता है जैविक राज्य कौन सा है, तो याद रखना है सिक्किम, याद रखना है सिक्किम, याद रखना है, ठीक है। ये भी हमें पूछ लिया जाता है, आईसीआर वगैरह के बारे में भी थोड़ा हमें पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी है। इन क्वेश्चनों का बार बार आप अभ्यास करें, इनको रिवीजन करें, और आप इनको एक नंबर के जो क्वेश्चंस मैंने बोल बोल के बताए हैं इन पे भी आप थोड़ा सा फोकस करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ठीक है विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के ये क्वेश्चंस जरूर एग्जाम में आएंगे, बस इनको देखे पढ़े, इनके अलावा आप पूरे इनके ऊपर आश्रित ना हो जाए, आपको थोड़ा थोड़ा दूसरी चीजें भी देख लेनी है एक एक बार। क्योंकि क्यों कह रहा हूं, ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके पास समय है, आपका पेपर 6 तारीख को है, तो अभी आपके पास 4-5 दिन है। 4-5 दिन में आपको पता है आप अच्छे से रिवीजन करवा सकते हैं, कर सकते हैं, है कि नहीं है। जो हमारे पास पढ़ रहे थे, जो विद्यार्थी एनसीए से जुड़े थे, उनका तो हमने हर तरीके से चैप्टर वाइज टेस्ट ले रखा है। इसके अलावा हमने प्री बोर्ड ले रखे हैं, इसके अलावा हमने एक रिवीजन करवा रखा है, नोट्स वगैरह सारी चीजें उनको अच्छे से करवा रखी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका 6 तारीख का जो पेपर है बहुत अच्छा होगा। आप सभी को मेरी तरफ से, एनसीए परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को आगामी पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।